गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर में क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 जो आपका है डाटा हैंडलिंग, उसके आज इंट्रोडक्शन पार्ट को आज यहाँ क्लियर करेंगे। तो जैसे चैप्टर का जो नाम है डाटा हैंडलिंग, सबसे पहले हम चैप्टर के नेम को समझते हैं कि डाटा हैंडलिंग होती क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं डाटा की। इंफॉर्मेशन अबाउट एनी ऑब्जेक्ट या फिर थिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट या थिंग के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसी को हम बोलते हैं डाटा। ठीक है, जैसे आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 8th क्लास, तो 8th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, कितनी नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, उन सभी का कलेक्ट की हुई जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या कहलाती है, डाटा। ठीक है, एक और एग्जांपल आप ले सकते हो कि आपकी क्लास में सब्जेक्ट टीचर्स जो आपके हैं वो टेस्ट लेते हैं, तो उन सभी टेस्ट की जो इन्फॉर्मेशन, जो रिकॉर्ड तैयार किया जाता है उसको हम बोलते हैं डाटा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हैंडलिंग। तो डेफिनेशन देखते हैं। ऑर्गेनाइज द डाटा इन सिस्टमेटिक मैनर। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन या जो डाटा हमारे पास है उसको ऑर्गेनाइज करना सिस्टमेटिक मैनर के अंदर, एक सिस्टमिकली उसको अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे से अरेंज करना, वो क्या कहलाता है, हैंडलिंग। तो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डाटा जो हैंडलिंग चैप्टर का नेम है, इस चैप्टर के अंदर हम क्या करने वाले हैं। क्लियर? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं और अच्छे से आपको क्लियर होगा। मान लेते हैं आपकी क्लास में जो बच्चे हैं उनका नाम है A, B, C और D। ठीक है, और इन सब के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं। मान लिया A स्टूडेंट जो है उसने मैथ के अंदर 30 मार्क्स स्कोर किए हैं, B ने 20 किए हैं, C ने 40 किए हैं और D ने जो है वो 60 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो ये जो डाटा है हमने एक सिस्टमेटिक फॉर्म में तैयार किया है, सिस्टमेटिक फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, हैंडलिंग बोलते हैं। और जो इसके अंदर ये डाटाज लिखे हुए हैं कि A स्टूडेंट्स के इतने नंबर हैं, B के इतने हैं, C के इतने हैं और D के इतने हैं, ये सभी क्या कहलाएगा, डाटा। क्योंकि ये हमारे पास इन स्टूडेंट्स की क्या है, इन्फॉर्मेशन है। और इन्फॉर्मेशन किसी भी टॉपिक या किसी भी ऑब्जेक्ट की होगी वो क्या कहलाएगा, डाटा कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड डाटा। ऑर्गेनाइज्ड डाटा वो डाटा होगा जो किसी भी पर्टिकुलर मैनर के अंदर, सिस्टम के अंदर जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये इसका ही एग्जांपल है, ये टेबल हमने देखी जिसमें नेम के कॉलम में बच्चों स्टूडेंट्स के नेम थे और मार्क्स के कॉलम में जो है वो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो ये जो है एक प्रॉपर वे के अंदर टेबल्स में तैयार किया हुआ डाटा है, तो इस डाटा को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड डाटा। ठीक है, इसी का ही एग्जांपल हो जाता है। एक और जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो देख लेते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड डाटा। अनऑर्गेनाइज्ड डाटा जिसको किसी भी रैंडमली इंफॉर्मेशन में से उठा के किसी भी टेबल्स के अंदर डाल दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड डाटा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं, यही एग्जांपल लेते हैं इससे रिलेटेड, इस साइड मेरे पास नेम है और इस साइड मेरे पास मार्क्स है। ठीक है, तो ये A ने मार्क्स किए हैं 30, अब इसमें मैं लिख लेता हूँ 30 और यहाँ लिख दिया मैंने B, ये हो गया 40, यहाँ 60 और यहाँ हो गया D। अब ये जो डाटा तैयार किया है हमने, इसके अंदर आपने क्या देखा कि नेम की जगह पे हमारे यहाँ मार्क्स भी लिखे हुए हैं, किसी में मार्क्स वाले में नेम लिखे हुए हैं। तो इस टाइप का जो भी डाटा होगा, मिक्स डाटा होगा, उसको हम बोलेंगे अनऑर्गेनाइज्ड डाटा, क्योंकि ऑर्गेनाइज अच्छे से नहीं किया हुआ, रैंडमली उठा के किसी भी कॉलम में हमने पुट कर दिया
उसको हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड डाटा। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ। टाइप्स ऑफ ग्राफ की, तो फर्स्ट जो आपके पास ग्राफ होगा वो होता है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ ये आप पहले 7th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं, 6th में भी आपने पढ़ा हुआ है। डेफिनेशन देख लेते हैं। डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, कि जो भी डाटा है अगर उस रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से तो उसको हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ। किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करना बाय सिंबल उसको हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि जो शॉपकीपर है वो एक दिन में कितनी बुक्स जो है वो बेचता है, उसका हमने पिक्टोग्राफिक डाटा जो है वो तैयार करना है। तो यहाँ मैं बुक्स का एक ग्राफ बना लेता हूँ। ये एक पिक्चर है बुक की, ठीक है। ये जो बुक है, एक बुक की वैल्यू 20 बुक्स है। इस एक बॉक्स के अंदर 20 बुक्स है। अब 1 मई को कितनी बुक सोल्ड हुई वो देख लेते हैं। ये बॉक्स बनाया बुक का, एक और बना लेते हैं यहाँ पर ऐसे ही सेम। ठीक है, 2 मई को देख लेते हैं, 2 मई को। ये हम एक डाटा तैयार कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर एक बुक, ये हो गई हमारे पास दूसरी बुक, और यहाँ एक और बना लेते हैं हम, ये हो गई बुक 3rd बुक। ठीक है, ये हमने एक डाटा तैयार किया है। अब इसके अंदर जो एक बॉक्स है, इस एक बॉक्स में कितनी बुक्स हैं? 20 बुक्स हैं। तो 1 मई को उस शॉपकीपर ने कितने बॉक्स जो है वो सेल किए? 1 और 1 2। ठीक है, 2 बॉक्स सेल किए हैं, तो एक बॉक्स की वैल्यू कितनी है? 20 है, तो दूसरे की कितनी है? 20। तो 20 कितना हो जाएगा? 40। यानी कि 1 मई को जो शॉपकीपर है उसने कितनी बुक सेल की हैं? 40 बुक्स। ठीक है, सिमिलरली 2 मई को दिखाना है तो इसकी वैल्यू 20 है, ये भी 20 है और ये भी हमारे पास 20 है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 60 हो जाएंगी। तो 2 मई को जो है वो शॉपकीपर ने कितनी बुक सेल की हैं? 60 बुक्स। तो ये जो सारा प्रोसेस है बाय पिक्टोग्राफ से, तो इसी को रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाएगा? पिक्टोग्राफ। किसी भी डाटा को अगर आपने बाय पिक्चर उसको रिप्रेजेंट कर दिया तो वो किसकी फॉर्म में, किस टाइप का ग्राफ हो जाता है? वो पिक्टोग्राफ। आई होप ये आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप का जो ग्राफ है वो ग्राफ होता है आपके पास बार ग्राफ। बार ग्राफ में डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं इसमें? डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय बार। ठीक है, बार से हमें इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है। तो इस ग्राफ को हम एक एग्जाम्पल के वे से समझते हैं। मान लेते हैं कि विराट कोहली जो है उसने मैचेस खेले हैं, टेस्ट मैचेस खेले हैं, और यहाँ लिखते हैं हम मैचेस और यहाँ लिखते हैं हम उसके रन्स। ठीक है, मान लेते हैं वो 4 मैच खेलता है, तो 1st, 2nd, 3rd, 4th। फर्स्ट मैच में उसने मान लिया 10 रन बनाए हैं, सेकंड मैच में मान लिया उसने 20 रन बनाए, थर्ड मैच में मान लिया उसने 40 रन बनाए हैं, और फोर्थ मैच में मान लिया उसने 50 रन बनाए हैं। तो ये जो डाटा है, इस डाटा को हम बार ग्राफ के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। जब भी आपको बार ग्राफ से डाटा रिप्रेजेंट करना हो तो सबसे पहले आप एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकली लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो लाइन होती है ये होती है हमारे पास वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ हम रिप्रेजेंट करेंगे रन्स और यहाँ हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं मैचेस। तो सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस। यहाँ 10 से स्टार्ट है और 50, तो यहाँ ले लेते हैं 10, ये है 20, 30, 40 और ये आ गया हमारा 50। ठीक है,
अब जो विराट कोहली ने रन बनाए हैं, 10 रन्स बनाए हैं फर्स्ट मैच में। यहाँ मैचेस लिख लेते हैं, ये है 1 2 3 और ये मैच 4, ठीक है। अब फर्स्ट मैच में कितने रन बनाए, 10 रन बनाए हैं। तो यहाँ एक ग्राफ बार हमने ड्रॉ कर दिया कि ये जो बार है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो विराट कोहली ने फर्स्ट मैच में रन बनाए हैं वो कितने बनाए हैं, 10 बनाए हैं, 10 बनाए हैं। सिमिलरली सेकंड मैच में उसने 20 रन बनाए हैं, तो 20 ये है, यहाँ एक हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। थर्ड मैच में उसने 40 रन बनाए हैं, थर्ड मैच ये है, 40 ये है, तो यहाँ हमने इसका एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ मैच में उसने 50 रन बनाए हैं, तो ये ग्राफ हमारा हो गया तैयार 50 रन। तो इस टाइप का जो भी ग्राफ होगा आपके पास, उस ग्राफ को हम बोलेंगे बार ग्राफ। और कोई भी डाटा जो आपको दे रखा होगा उसको हम इस ग्राफ की हेल्प से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस रिप्रेजेंटेशंस को हम बोलते हैं बार ग्राफ। ये जो आप देख रहे हैं ये इन्हीं को ही बोलते हैं हम बार्स, ठीक है। आई होप ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू से अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल बार ग्राफ की। तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसमें भी, डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल बार, ठीक है, डबल बार। देखो डबल बार ग्राफ और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस है। जो बार ग्राफ है ये सिर्फ सिंगल थिंग के लिए यूज़ होगा, लेकिन डबल बार ग्राफ जो होगा वो 2 थिंग्स के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो आपको इजीली इसमें डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ हमने जो एग्जांपल लिया था वो क्रिकेट का लिया था, सेम एग्जांपल हम यहाँ लेंगे, लेकिन इसमें जो था वो ये जो रन बनाए थे वो किसने बनाए थे, विराट कोहली ने, ठीक है। अब एक क्रिकेटर हम और ले लेते हैं, रोहित शर्मा। और जो सेकंड क्रिकेटर है वो है विराट कोहली, ठीक है। अब हम इसको ग्राफिकली मेथड से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो रोहित शर्मा का जो सिंबल है वो मैं मान लेता हूँ कि इस टाइप का सिंबल होगा। जो भी हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसमें लाइन को शेडेड कर देंगे, वो रिप्रेजेंट करेगा रोहित शर्मा को। और जो विराट कोहली का होगा वो ब्लैंक छोड़ देंगे उसको, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं, लिख देते हैं ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ वही मैचेस को रिप्रेजेंट करेंगे हम, और यहाँ हम रिप्रेजेंट करेंगे रन्स, ठीक है। 10 20 30 और ये हो गया हमारे पास 40। ये है 1 2 और 3, ठीक है। मान लेते हैं सबसे पहले रोहित शर्मा की देखते हैं कि रोहित शर्मा ने जो फर्स्ट मैच में रन बनाए वो 20 रन्स बनाए हैं। फर्स्ट मैच में रोहित शर्मा ने 20 रन्स बनाए। अब रोहित शर्मा की ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करेंगे शेडेड लाइन से, तो इसके अंदर हमने लाइन जो है वो शेडेड कर दिया इसे, ताकि ये किसको रिप्रेजेंट, किसके रन्स को रिप्रेजेंट करेगा, रोहित शर्मा के। अब विराट कोहली ने फर्स्ट मैच के अंदर मान लो बनाए हैं 30 रन्स बनाए हैं, ठीक है। तो ये जो ब्लैंक वाला है ये किसको डिनोट कर रहा है, विराट कोहली को। सिमिलरली सेकंड मैच में रोहित शर्मा ने मान लो 40 रन्स बनाए, तो ये रोहित शर्मा का ग्राफ हो गया, ठीक है। रोहित शर्मा के ग्राफ के अंदर हम शेडेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली अब विराट कोहली का देखते हैं, मान लेते हैं सेकंड मैच के अंदर जो विराट कोहली ने रन बनाए हैं 30, ठीक है, ये ब्लैंक छोड़ दिया। सिमिलरली थर्ड मैच के अंदर रोहित शर्मा ने मान लो 20 रन बनाए हैं, तो रोहित शर्मा वाले ग्राफ में हम शेडेड ड्रॉ कर देंगे। और विराट कोहली ने मान लिया 10 रन बनाए हैं, तो उसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। तो इस टाइप से जो भी डाटा हम डबल बार ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम बोलते हैं डबल बार ग्राफ, जिसके अंदर किसी 2 थिंग के बारे में बात की जाए, ठीक है। 2 थिंग, जो भी 2 थिंग का डाटा जो हमारे पास होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डबल बार ग्राफ से। आई होप अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि डबल बार ग्राफ और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ऑर्गेनाइजिंग डाटा वो डाटा होता है जिसको हम अरेंज करके किसी भी पर्टिकुलर मैनर के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग डाटा।
अब इसके अंदर जो फर्स्ट फॉर्म आती है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मीन्स कि जो भी डाटा है उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, टेबल की फॉर्म में। तो इसमें जो आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डाटा इज रिप्रेजेंटिंग इन टेबुलर फॉर्म या टेबल फॉर्म। ठीक है। अब मान लेते हैं ये मैंने एक डाटा लिया हुआ है, इस डाटा को हमें रिप्रेजेंट करना है टेबल्स के अंदर, कि कैसे हम इस डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेबलर फॉर्म में। तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट्स के नेम है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद टेलीमैक्स, और यहाँ हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब देखते हैं सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं मैथ, नेक्स्ट है आपके पास साइंस, फिर है इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी। ठीक है। अब ये देखते हैं कि मैथ को लाइक करने वाले या मैथ पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं मैथ में, 3। सिमिलरली साइंस में कितने हैं, 1 2, साइंस के कितने हैं, 2। इंग्लिश के कितने हैं, ओनली 1। हिंदी के कितने हैं, 1 2। और एसएसटी के कितने हैं, 1 और 1 2। ठीक है। अब इनको हम टैली मार्क्स में लिख देते हैं। 3 है तो 1 2 3, 2 स्टूडेंट है तो 2, 1 है तो 1, 2 है तो 2, और यहाँ आ जाएगा 2। ये जो स्ट्रक्चर हमने तैयार किया है इस डाटा का, ऑर्गेनाइजिंग डाटा का, इसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। इस डाटा को हमने ऑर्गेनाइज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ टेबल। यहाँ सब्जेक्ट के नीचे हमने सब्जेक्ट लिखे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के नीचे हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हैं। तो ये जो प्रोसेस होगी इसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रुपिंग डाटा, कि डाटा की जो ग्रुपिंग है वो कैसे करनी है। जो भी डाटा हमें गिवन है उसको ग्रुप की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, कैसे सिस्टमैटिक फॉर्म में लिखेंगे, वो देखते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन देख सकते हैं वो होता है, डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप। ठीक है। यहाँ मान लेता हूँ, यहाँ हमने स्टूडेंट्स का टेस्ट हुआ था। ठीक है, मैथ का टेस्ट हुआ है। तो उस स्टूडेंट्स में जो जो बच्चों के नंबर आए हैं, जितने भी मार्क्स आए हैं सभी स्टूडेंट्स के, वो यहाँ मैं मार्क्स लिख लेता हूँ। और टोटल जो हमारा टेस्ट था वो था 30 मार्क्स का। तो यहाँ लिख लेते हैं आउट ऑफ 30। तो जिन भी स्टूडेंट्स के नंबर आए हैं उनको लिख लेते हैं, मान लेते हैं 11 12 8 7 6 18 22 19 15 0 4 3 16 22 24 29 और 30। ये जो आए हैं ये हैं मार्क्स स्टूडेंट्स के, और ये जो मार्क्स है वो आउट ऑफ 30 में से है। आपकी क्लास में मैथ का टेस्ट हुआ था, उस मैथ के टेस्ट में जो सभी बच्चों के मार्क्स आए हैं उसको हमने यहाँ लिख लिया है। अब इस मार्क्स को, जो ये आपके मैथ के मार्क्स आए हैं, इनको कैसे हम ग्रुपिंग के अंदर अरेंज करेंगे वो यहाँ हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ ग्रुप बना लेते हैं, GUP। ठीक है, यहाँ हमने ग्रुप बना लिया। यहाँ लिखेंगे टैली मार्क्स और यहाँ हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की जगह आप ये भी लिख सकते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए हैं। तो ग्रुपिंग करते हैं। देखो सबसे पहले जो ग्रुपिंग करेंगे वो करेंगे 0 से 10, कि 0 से लेके 10 कितने बच्चों के नंबर आए हैं, 10 तक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं 10 से 20, और नेक्स्ट में देखने वाले हैं 20 से 30, यानी 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30। तो पहले 0 से 10 वाले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने स्टूडेंट हैं, 6 स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब 10 से 20 के काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये भी कितने स्टूडेंट हैं, 6 स्टूडेंट हैं।
20 से 30 के बीच में देख लेते हैं, 1 2 3 4, ये टोटल ऑफ नंबर स्टूडेंट कितने हैं, 4। टैली मार्क्स 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। तो इस टाइप में जो भी डाटा हम ग्रुपिंग के थ्रू अरेंज करेंगे उसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग डाटा। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पाई चार्ट या फिर सर्कल। सर्कल भी बोल सकते हैं और पाई चार्ट, ये सेम होता है, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन सर्कुलर फॉर्म। सर्कुलर फॉर्म कि किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करना बाय द फॉर्म ऑफ सर्कुलर, ठीक है। मान लेते हैं कि आपकी क्लास में कुछ सब्जेक्ट के जो है वो टेस्ट हुए हैं, जिसके अंदर जो मैथ का टेस्ट हुआ था उसमें 50% बच्चों ने टेस्ट दिया है। साइंस का जो टेस्ट हुआ था आपका उसमें 25 स्टूडेंट्स ने जो है वो टेस्ट दिया है। सिमिलरली इंग्लिश का जो आपका टेस्ट हुआ था उसके अंदर भी जो है वो 25 स्टूडेंट्स ने जो है वो टेस्ट दिया है, ठीक है। तो अब इस डाटा को हमने पाई चार्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से इजीली समझ आ जाए। आगे फिर आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम सिंपली इजीली वे से जो है वो कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ सके। अब सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, जो भी आपको परसेंटेज की फॉर्म में दिया हुआ है उसको सबसे पहले आप फ्रैक्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। 50% का मतलब क्या होता है, 50/100। जब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। सिमिलरली 25% का मतलब क्या होता है, 25/100। ये कितने पे गया, 1/4 पे। सिमिलरली यहाँ भी 25 है तो ये भी हो जाएगा 25/100 और ये आ जाएगा आपके पास 1/4, ठीक है। ये हमने जो परसेंटेज फॉर्म थी उसको हमने कन्वर्ट कर लिया किस फॉर्म के अंदर, नंबर फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर। क्लियर। अब यहाँ से हमें निकालना होगा सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल ताकि जो सर्कल है उसका हम सेंटर इजीली फाइंड कर सकें, ठीक है। अब यहाँ मैं एक सर्कल को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है। इस सर्कल के अंदर हमें क्या रिप्रेजेंट करना है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट दिया है और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है, ठीक है। यानी 50% बच्चों ने मैथ का टेस्ट दिया, 25% बच्चों ने साइंस का टेस्ट दिया और 25% बच्चों ने इंग्लिश का टेस्ट दिया। तो जब भी आपको सेंट्रल एंगल निकालना हो तो क्या करेंगे कि मैथ वाला जो फ्रैक्शन है 1/2 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180, ठीक है। तो 180 कब होगा, जब एक सर्कल के अंदर, ये मान लो सर्कल का रेडियस है, ये लाइन जो होती है रेडियस इसको बोलते हैं 90 डिग्री और ये वाली कंप्लीट इसको बोलते हैं डायमीटर। और जो एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 180 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आई है वो किसकी आई है बेटा, मैथ की आई है, क्योंकि मैथ वाले ऐसा फ्रैक्शन मैथ के 50% बच्चे हैं और इस सर्कल का 50% ऊपर है, 50% नीचे है, तो ये जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइंस का। तो साइंस में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, 25%। तो 25 का जब हमने फ्रैक्शन निकाला तो क्या आया था बेटा, 1/4। तो 1/4 को 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा यहाँ से, 90 डिग्री। तो 90 ये एंगल कितने डिग्री का होगा, बिल्कुल स्ट्रेट, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का। सिमिलरली हम इंग्लिश का फाइंड कर लेते हैं। इंग्लिश का भी फ्रैक्शन कितना था, 1/4, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से, कट करेंगे तो कितना आएगा, 90। तो ये भी हमारा हो गया 90, दैट मीन्स दिस। तो ये जो एरिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है साइंस को और इस टाइप का जो एरिया है ये रिप्रेजेंट करेगा इंग्लिश को। तो इस टाइप का जो आपका ये चार्ट बनेगा, सर्कल की फॉर्म में पाई चार्ट बनेगा, उसको हम बोलते हैं पाई चार्ट या फिर सर्कल चार्ट।
जिसमें हमने डाटा को किस में रिप्रेजेंट कर दिया, सर्कल की फॉर्म में। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? आई थिंक ये जो सभी इंट्रोडक्शन जो चैप्टर नंबर 5 का है ये आपको इजीली समझ आ गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।